नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु का 19वां पाठ पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें परि का अर्थ होता है कि चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो हमारे चारों तरफ जिस चीज का घेरा है, जैसे पेड़ पौधे नदी नाले, हर एक चीज जो भी हमारा वातावरण है आसपास का, वही हमारा पर्यावरण है। और प्रदूषण का अर्थ होता है कि दूषित हो जाना, अर्थात गंदा हो जाना। तो आज हमारा जो पर्यावरण है, हमारे आसपास की चीजें जो है वो प्रदूषित हो गई हैं। तो इसी पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या है। यह मुख्य रूप से प्रकृति के साथ किए गए अन्यायों का साकार रूप है। हमने अपने ही हाथों अपना संहार तैयार कर लिया है। पूरी दुनिया में जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, नदियों में शहरी नालियों का पानी मिलाया जा रहा है, समुद्रों में आणविक कचरे डाले जा रहे हैं, जीव जंतुओं का संहार किया जा रहा है, रसायनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है, मिलों का धुआं हवा में मिलाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति असंतुलित हो गई है। वृक्षों के कटने से बाढ़ और सूखा की समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। कारखानों के धुएं और घातक रसायनों ने हवा को प्रदूषित कर दिया है। शहरी नालियों में गंदगी बहाकर हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया है और अब खुद ही घुटन महसूस कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं तथ्यों को विस्तृत रूप में प्रकाश डाला गया है। इन्हीं तथ्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ पर्यावरण प्रदूषण। आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, अपितु विश्व भर की है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। जिधर देखिए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की जा रही है, अर्थात सभी लोग प्रदूषण पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार भी इस समस्या से विशेष चिंतित है। विशेष मतलब बहुत चिंतित है। प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। निरंतर मतलब लगातार, प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यद्यपि इस खतरे के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ी है, हालांकि इस खतरे के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ी है, पर अभी खतरा कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। आइए हम इसके कारणों पर विचार करें और इससे छुटकारा पाने के उपाय खोजें। पिछले एक दशक से हम देख रहे हैं, एक दशक यानी पिछले 10 सालों से, दशक का मतलब होता है 10 सालों का इकट्ठा होना। तो पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है। समय पर वर्षा नहीं होती तो कहीं इतनी अधिक वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है और जनधन की अपार हानि होती है। अपार मतलब बहुत ज़्यादा हानि होती है, घाटा होता है। कहीं वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसलें सूख जाती हैं। इस प्रकृति के इस असंतुलन को बिगड़ने से, प्रकृति के जो इस संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता है। अर्थात हमारा भी हाथ है इसमें। जो आज प्रकृति असंतुलित हो रही है, कभी वर्षा अधिक हो रही है कहीं पे तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है, इसके जिम्मेदार हम मनुष्य खुद भी हैं। हमारी भी इसमें सहभागिता है, हमारी भी इसमें हिस्सेदारी है। सहभागिता का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो हम भी इसमें अपना हाथ बटा ही रहे हैं एक तरीके से। हम यह बात भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है। यदि प्रकृति जो है संतुलित नहीं रहेगी तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं संभव है। ये हम अच्छे से जानते हैं कि बिना प्रकृति के हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य, सुख, शांति और संपन्नता में सहायक है, प्रकृति ही हमारे जीवन में हमारे सुख शांति के लिए तथा हमारी संपन्नता अर्थात हमारे धन वैभव हर चीज में प्रकृति ही सहायक है। यही हमारी सहायता करती है। वह हमारा पर्यावरण ही है। वायु, जल, वनस्पति जगत आदि का संबंध पर्यावरण से ही है। वनस्पति जगत आदि सब का संबंध पर्यावरण से ही है। वैसे भूमि, नदी, पशु पक्षी तथा खनिज संपदा भी पर्यावरण के अंग हैं। तो ये जो अपनी जमीन है, ये भी नदी, पशु पक्षी, खनिज संपदा इत्यादि, ये सारे हमारे लिए सहयोगी हैं। ये सब हमारे पर्यावरण के अंग हैं। अब हम वायु को ही लें। शुद्ध वायु में 78.09% नाइट्रोजन गैस है, 20.95% ऑक्सीजन है,
0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है तथा 0.93% अन्य गैसें होती हैं। यदि वायु में ये तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है। यानी कि ये गैसें यदि अपने समुचित मात्रा में जितना होना चाहिए उतना यदि ये वायुमंडल में ना हो तो वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है, हवा प्रदूषित हो जाती है। और प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं बल्कि घातक भी हो सकती है। जो प्रदूषित वायु होती है, गंदी हवा होती है, वह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, बहुत घातक होती है, जानलेवा सिद्ध हो सकती है। थोड़ी देर के लिए सांस रोक कर देखिए। आप खुद अपनी सांस को थोड़ी देर रोक के देखिए कैसा अनुभव होता है। आप बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम हवा के बिना नहीं रह सकते। प्राणी जो है वो सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे बॉडी को तो हमारा दम घुट जाएगा। हम सभी प्राणी सांस लेते समय वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो हम जो सांस निकालते हैं उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और जो पेड़ पौधे निकालते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसको हम ग्रहण करते हैं। तो हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हैं। सांस लेने की यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। वायु प्रदूषण के कारण हमें ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो इसको हमने अभी देखा भी कोरोना में सबसे ज़्यादा समस्या किसकी हुई? ऑक्सीजन की, क्योंकि वह सांस से संबंधित बीमारी थी। तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि उतने ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं हैं। और सांस तो ऐसी चीज़ है कि ये 3 सेकंड भी ना मिले तो इंसान की जान, 3 मिनट भी ना मिले तो इंसान की जान चली जाए ना। तो सांस से संबंधित बीमारी हुई तो हमने सबसे ज़्यादा देखा तो दिक्कत किसकी आई? उतनी ज़्यादा दिक्कत खाने पीने चीज़ों की नहीं आई, सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही थी और कितनी सारी जानें गई हैं सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो हमारे लिए ऑक्सीजन कितना आवश्यक है ये तो कोरोना ने हमें समझा ही दिया है। वायु में शुद्धि की प्रक्रिया वनस्पतियों पर अवलंबित है। अर्थात वायु को, हवा को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है ना, जो तरीका है वह पूरी तरह से वनस्पतियों पर ही टिका हुआ है। अवलंबित है मतलब टिका हुआ है, पूरी तरह से वनस्पतियों पर टिका हुआ है कि वायु कैसे शुद्ध होगी। वायु को शुद्ध करने का काम वनस्पतियां ही करती हैं, पेड़ पौधे ही करते हैं। जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का है, बेल का है, ये पेड़ जो है 24 घंटे आपको ऑक्सीजन ही देते हैं। बाकी आम वगैरह का पेड़ जो होता है वो तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन नीम और बेल और पीपल, बरगद, ये पेड़ जो हैं ये 24 घंटे आपको ऑक्सीजन ही देते रहते हैं। तो इस तरह से प्रकृति जो है वह वायु को शुद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती है, यानी मतलब वो स्वयं ही वायु प्रदूषण को कम कर सकती है प्रकृति। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं। रंध्र का मतलब होता है छेद, छिद्र होते हैं, जिनके दोनों ओर रक्षक कोशिकाएं होती हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें बारीक छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, आगे पीछे दोनों तरफ रक्षक कोशिकाएं होती हैं। और कोशिकाएं मतलब उनकी जो पतली पतली नसें, समझिए इस तरीके से, तो वो होती हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा अर्थात इन्हीं छिद्रों के द्वारा वातावरण और पौधों में गैसों का विनिमय होता रहता है। विनिमय मतलब लेन देन। ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ हमको देते हैं, पेड़ छोड़ते हैं उसको, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ ग्रहण करते हैं। तो यही विनिमय हुआ, लेन देन, मतलब लेना भी और देना भी। हम उनको देते हैं तो वो हमको देते हैं ना, ये चलता रहता है। पत्तियों के इन छोटे छोटे रंध्रों से वायु भीतर जाती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पौधों की पत्तियों द्वारा सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है ये हमारी सांस लेने की प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत है। जब हमने बताया ना कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उसको पत्तियां ले लेती हैं, ग्रहण करती हैं, और उसके बाद वो क्या करती हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती हैं। तो जब वो निकाल देती हैं तो उसको हम ले लेते हैं। तो यही लेन देन चलता रहता है, इसलिए हम प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर हैं। मनुष्य ने अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दे दिया है। अर्थात हम लोग अपने स्वार्थ के लिए ही पेड़ पौधों की कटाई करते हैं। कुछ लोग कागज बनाने के लिए करते हैं, तो कुछ
जो फर्नीचर वगैरह होता है उसको बनाने के लिए करते हैं। तो हम लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं। जितना वृक्ष हम काटते हैं उतना लगाते नहीं हैं। यदि हम जितना काटते हैं उतना लगाते हैं, उससे ज़्यादा लगाते चलते तो ये समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। तो हमने खुद ही वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दे दिया है, यानी बुलावा दे दिया है कि आप आ जाइए, वायु को प्रदूषित कर दीजिए। ऐसा हमने खुद ही प्रकृति से कह दिया है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं, जैसे बड़े बड़े कल कारखाने अत्यधिक धुआं उगल रहे हैं और उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसी प्रकार वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या, आज सबके पास गाड़ी है, एक क्या दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां एक एक घर में हैं, तो वो भी वायु को प्रदूषित कर रही हैं ना। वाहनों की निरंतर संख्या वायु को प्रदूषित कर रही है। बड़े बड़े नगरों में तो वाहनों से निकलने वाला धुआं इतना अधिक होता है कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है। विशेषकर ट्रक, मोटर बसें, तिपहिया, स्कूटर, टेम्पो आदि अंधाधुंध धुआं छोड़कर वातावरण को विषाक्त बना रहे हैं। विषाक्त का मतलब तो विषैला बना रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो तरह तरह के ये धुएं वगैरह हैं, कल कारखानों के हों या वाहनों के धुएं हों, या जो हम लोग कचरा फेंक देते हैं बाहर, बहुत लोगों की आदत होती है कि बाहर ही कूड़ा कचरा फेंक दिए, तो जब वो सड़ेगा तो उसकी गंदगी भी हवा में घुलेगी, वो भी हमारे लिए सांस के लिए बहुत हानिकारक है। तो इस तरीके से हम जो है सपोर्ट करते हैं वातावरण को दूषित करने में, प्रदूषित करने में। और वातावरण जब प्रदूषित हो जाता है, वायु जब प्रदूषित हो जाती है, तो उससे तरह तरह की बीमारियां होने लगती है ना। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कैंसर भी होता है, वायु प्रदूषण से कैंसर भी होता है। मैंने अभी ही मुझे लगता है कि एक दो महीने पहले ही जी न्यूज़ में सुना था कि जो कबूतर होती है, इसकी पोटी इस हवा में घुल जाने की वजह से किसी बच्चे की मौत हुई, क्योंकि उसके पास में जहाँ वह काम करता था, जो एसी लगा हुआ था, उस पर कबूतरें बहुत रहती थी। तो उनसे क्या हुआ कि जो कबूतरों की स्मेल होती थी पोटे की, वो उसके जाती थी, सांस के द्वारा उसके अंदर जाती थी, चाहे वो एसी खींच के ले जाए, चाहे वो खुद सांस लेता था। तो उसको जब उसकी जांच हुई तो उसको पता चला कि उससे एलर्जी थी, उस कबूतर की पोटी से हवा प्रदूषित हुई थी, जो कि उसकी मौत का कारण बनी। तो ऐसा होता है, वायु जब प्रदूषित रहेगी तो वो हमारे लिए बीमारियां लेके आएंगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी और फिर जानलेवा साबित होंगी। ठीक, कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, दमा तथा फेफड़ों के विभिन्न रोग आज वायु प्रदूषण के कारण ही हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर काबू पाना नितांत आवश्यक है, अर्थात अत्यधिक आवश्यक है। नितांत का मतलब होता है बहुत, अत्यधिक बहुत आवश्यक है कि हम इस वायु प्रदूषण पर काबू पाएं ना। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं, हम सब सहयोग दे सकते हैं। पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है कि हम न तो स्वयं गंदगी फैलाएं और ना ही किसी दूसरों को फैलाने दें। यदि हम किसी को देख रहे हैं कि कोई और गंदगी कर रहा है, फैला रहा है, कूड़ा कचरा बाहर फेंक रहा है, तो हम उसको भी रोक सकते हैं और खुद भी यह काम ना करें ना। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक किसी को समझाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए पहले स्वयं के आचरण में लाइए कि हम नहीं फेंकेंगे, फिर किसी और को फेंकते हुए देखिए तो उसको भी रोकिए, तभी वो आपकी बात भी मानेगा, अन्यथा नहीं मानेगा। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें तथा खुले में मल मूत्र का विसर्जन ना करें, मल मूत्र विसर्जित ना करें, अर्थात शौच ना जाएं खुले में। इसके साथ साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर, अधिक से अधिक जितना हो सके उतना पेड़ लगाएं, लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वातावरण को हरा भरा बनाने के लिए वृक्ष लगाएं। हम यह संकल्प लें, संकल्प यानी ये हम व्रत लें, ये हम कसम खा लें, हम ठान लें कि जब भी घर में कोई शुभ अवसर हो तब वृक्ष अवश्य लगाएं। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी देखभाल करना भी आवश्यक है। यदि हम सिर्फ वृक्ष लगा दें, उसकी देखभाल ना करें तो पौधा सूख जाएगा, इसलिए उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। ठीक है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें अनेक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती हैं, पर यह हमारे सक्रिय सहयोग के बिना सफल होना संभव नहीं है। वही मैंने बोला ना कि यदि वृक्षारोपण तो हो गया, राज्य सरकारें भी लगवाई, केंद्र सरकार भी लगवाई, परंतु वो वृक्ष डेली पानी देने तो वो लोग आएंगे नहीं, उसकी देखभाल करने आएंगे नहीं, उसको पशु न खा जाए, कहीं जानवर न खा जाए,
तो ये जो आसपास के लोग हम लोग रहते हैं जिनके आसपास वृक्षारोपण हुआ हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि प्रकृति के संतुलन के लिए हम इनकी रक्षा करें। पौधे सूख न जाएं, उनको पानी दें, कहीं उनको कोई जानवर वगैरह ना खा जाएं, इसके लिए उनका घेराव कर दें। इतना तो कोई भी कर ही सकता है, तो ये तो मानवता है, तो इतना करना चाहिए, क्योंकि उससे फायदा भी तो सबसे ज्यादा हमको ही मिलना है। अगर धूप लग रही है, पेड़ पौधे हैं, तो उसकी छाया में तो सबसे पहले वही बैठेगा जो वहाँ है ना। अच्छी हवा वहाँ से निकलेगी तो उसी को मिलेगी सबसे पहले जो वहाँ है। तो जब वह मिल हमको रहा है तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी देखभाल भी हम करें। ठीक है, बिना हमारे सहयोग के ये सब वृक्षारोपण जो सरकारें चलाती है वो तो सफल हो, ये संभव नहीं है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए ही चलाया जा रहा है। जब कभी ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने आते हैं तब इस आंदोलन के कार्यकर्ता वृक्ष से चिपक जाते हैं और उसे काटने से बचा लेते हैं। ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। वहाँ पे ऐसा था कि पहले लोग वृक्ष काटने गए तो वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे, लोग थे, वो पेड़ों से चिपक गए और उन्होंने कहा कि पेड़ काटने से पहले मुझे काटो, तब जाके पेड़ को काटो। तो जो काटने वाले थे वो हट गए, भाई पहले इंसान को काट के कैसे पेड़ काटेंगे, तो नहीं काटा। तो फिर उन लोगों ने इसको एक आंदोलन ही बना दिया कि भैया वृक्ष को काटने से रोकना है तो चिपको आंदोलन इसको एक बना लेते हैं कि ये हमारा एक आंदोलन है। अब जो कोई ऐसे वृक्ष काटने आएगा तो हम चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने पेड़ को बचाना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या पर भी नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या की बढ़ोतरी जो हो रही है इतनी तेजी से, यह भी पर्यावरण प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक नहीं, सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या का बढ़ना। जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, पहले सोचिए हमारा भारत दूसरे नंबर पे था विश्व में, अब पहले नंबर पे हो गया है। अब हम 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश हो गए हैं, चाइना को भी पीछे पछाड़ दिया। तो जब आपका परिवार बड़ा होगा तो आपके खर्चे भी बड़े होंगे ना, आपकी जो बाकी चीजें होंगी, सुख सुविधाएं, वो कम होंगी। खर्चा ज्यादा होगा तो सुविधाएं कम होंगी। इस वजह से हमें इस पे भी नियंत्रण करना है। अब आप आगे पढ़ते हैं कि आज भारत की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई है, जो 1947 में केवल 32 करोड़ थी। सोचिए, सिर्फ 32 करोड़ जनसंख्या थी और आज कितना हो चुकी है? आज 132 कौन के 140-42 करोड़ हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अर्थात 55 वर्षों में 3 गुना से अधिक आबादी हो गई है। इस बढ़ती हुई आबादी की अन्न, जल, फल, आवास यानी रहने का जो घर है उस पे, वस्त्र यानी कपड़े आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सामग्री यानी तरह तरह की सामग्री जो होती है और पर्याप्त भूमि का होना आवश्यक है। यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो ये सारी चीजें चाहिए, और अत्यधिक जनसंख्या बढ़ गई है भारत की, और ये सारी चीजें अब सीमित हो रही हैं, कम हो रही हैं। इसी वजह से तो महंगाई बढ़ रही है। कमाई कम है, महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, जनसंख्या अधिक है और फिर पूर्ति नहीं हो पा रही है। परिवार बड़ा है, कमाई कम है, तो बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। इसीलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। लोग जो है वन, जंगल इत्यादि काट काट के रहने का स्थान बना रहे हैं ना, खेती कर रहे हैं, तो उससे वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, प्रकृति अपने आप को संतुलित कर ही नहीं पा रही है। जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेते हैं तो उससे प्रदूषण की जो समस्या है वो काफी हद तक स्वयं ही, देखिए, अपने आप ही काफी हद तक सुलझ जाएगी। कहा गया है ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो जब जनसंख्या छोटी होगी, कम होगी, तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। ठीक, अब हम जल प्रदूषण की समस्या पर विचार करें। हमारे घर के नलों में जो पानी आता है वह नदियों का पानी है ना। अब नदियों का पानी उतना शुद्ध नहीं रह गया है जितना पहले कभी हुआ करता था। पहले नदियां ज्यादा शुद्ध थी, साफ थी, जनसंख्या कम थी तो कूड़ा करकट भी कम पड़ता था। अभी ज्यादा है तो ज्यादा पड़ता है, इसलिए नदियां गंदी भी ज्यादा हो गई हैं। इन नदियों में कारखानों से निकले हुए कचरे को प्रवाहित कर दिया जाता है। प्रवाहित यानी फेंक दिया जाता है, उसी में छोड़ दिया जाता है। और इस कचरे में अनेक प्रकार के विषैले यानी जहरीले रसायन होते हैं। जो कल कारखानों से निकलते हैं उसमें जहरीले रसायन होते हैं, विषैले रसायन होते हैं, जो कि जल को प्रदूषित कर देते हैं। नदियों में शहरों के गंदे नाले भी गिरते हैं। ये भी आप जानते हैं कि गंदे नालों के पानी को भी उसी में छोड़ा जाता है, नदियों में ही छोड़ा जाता है।
ये गंदगियां जल को पीने योग्य नहीं रहने देती। प्रदूषित जल पीने से पेट की बीमारियां हो जाती हैं। यद्यपि नलों तक पानी भेजने से पहले, पूर्व मतलब पहले, इस जल को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। यानी जब ये हमारे नलों में भेजे जाते हैं, स्पेशली ये शहरों की बात हो रही है कि नलों में भेजा जा रहा है। गांव के नल में तो पानी देखिए भूमिगत जल होता है, तो अपने आप आता है। तो कहीं कहीं जहाँ आर्सेनिक वगैरह मिलता है तो वो सारे आते हैं और लोग पीते भी हैं उस कचड़े वाले पानी को, अशुद्ध पानी को पीते भी हैं और बीमार भी हैं, तरह तरह की बीमारियां भी हैं लोगों के अंदर ना। तो यद्यपि नलों तक पानी भेजने से पहले पूर्व इस जल को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है, यानी कोशिश की जाती है शुद्ध करने की, फिर भी यह पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाता है। हकीकत है कि यह पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है। यही कारण है कि आज घरों में फिल्टर का प्रयोग करके इसे शुद्ध बनाया जाता है। लोग फिल्टर लगवा के, आरओ लगवा के आजकल पानी शुद्ध करवा रहे हैं। शहर के, अब तो गांव में भी लोग आरओ लगवा के ही पानी पी रहे हैं, क्योंकि शुद्धता कहीं नहीं रह गई है। अब हम ध्वनि प्रदूषण की बात कर लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकरों तथा रेडियो, टीवी आदि को अधिक ऊंची आवाज में चलाने के कारण होता है। यानी आवाज से होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि का मतलब ही होता है आवाज। ऊंची आवाज में चलाने के कारण होता है। चौराहों पर वाहनों का शोर असहनीय हो जाता है। आप ही देखिए, कहीं बाहर जाइए तो कितना शोर रहता है। उस शोर से हमारा ही कान फटने लगता है। चौराहों पर वाहनों का शोर असहनीय हो जाता है। इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है, यानी इस पर रोक लगना चाहिए और इसके लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो मान लीजिए कि ट्रैफिक लाइट जो है वो रेड है, तो हमको रुकना है। लोग रुके रहते हैं, आगे वाले रुके हैं, फिर भी पीछे वाले पों पों पी पी आवाज अपना करते रहते हैं, सीटी बजाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, हॉर्न बजाते ही रहते हैं। पूछो, आपको पता है कि जब सामने वाला आगे बढ़ेगा, ट्रैफिक रुकी हुई है, जब सामने वाला आगे बढ़ेगा तो हमको भी मौका मिलेगा। ऐसे में तो आपको हॉर्न बजाना ही नहीं चाहिए, आपको रुके रहना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आप कितनी हानि कर रहे हैं अपनी भी और दूसरों की भी। वायु को भी प्रदूषित कर रहे हैं आप, अपने दिमाग को खराब कर रहे हैं, दूसरों के दिमाग को खराब कर रहे हैं, बीमारियों को दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं बीमारियों को आवाज कर करके। फिर भी लोग जागरूक नहीं होते। और कुछ लोग तो देखिए, जो बाइक वगैरह होती है उसके साइलेंसर को निकलवा के ऐसे फड़ 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 की आवाज करवाते हैं। ये सब गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जागरूक होना चाहिए, हमको खुद जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी बीमारियां किसको होंगी? हमें ही होंगी। ठीक है, इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तेज ध्वनि के कारण हमारी श्रवण शक्ति, यानी सुनने की जो शक्ति है, वह कम हो रही है। उस पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही हृदय गति पर भी प्रभावित होती है, यानी हृदय गति भी प्रभावित होती है। जो हमारा दिल धड़कता है उस पर भी इन ध्वनि प्रदूषण का बहुत गहरा असर पड़ता है। उसको अच्छा नहीं लगता, हमारे दिल को भी ये आवाज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है, यानी ऐसे भारत में ही नहीं है। ये जो प्रदूषण की समस्या है ये संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, मतलब व्याप्त है, विश्वव्यापी यानी संपूर्ण विश्व में है, ऐसे भारत में नहीं है। अनेक विकसित देशों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोग ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर लेकर चलने लगे हैं। यानी बहुत ज़्यादा विकसित देशों में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पर लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल। हमारा देश विकासशील देश है, अभी भारत विकासशील देश है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, परंतु अभी भी हम विकासशील ही हैं। हमको विकसित होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, अग्रसर हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं विकसित होने के लिए, लेकिन उसमें हमारी भागीदारी ये भी है कि हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि हम प्रदूषण ना फैलाएं, नहीं तो खुद ही जीने के लिए दिक्कत आने लगेगी। हमारा देश विकासशील है और औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, अतः प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर प्रभावी ढंग से, अर्थात मजबूती से, अच्छे तरीके से नियंत्रण पाना आवश्यक हो गया है। तो इसको रोकना, इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए और इसके लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हम आम इंसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा। मेरी आप सबसे अपील है कि आप ना तो कूड़ा करकट फेंकें ऐसे नदियों में, पूजा पाठ का सामान ले जाके जो लोग फेंक देते हैं, आप उसको किसी जो पेड़ पौधे होते हैं, झंखाड़ झाड़ वो टाइप के होते हैं, जंगल वगैरह, वहाँ रख दीजिए, सड़ जाएगा वो। उसको उसमें डालने की, नदी में डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और कूड़ा करकट बाहर मत फेंकिए। आज डस्टबिन बना हुआ है, गीले कचड़े के लिए अलग, सूखे कचड़े के लिए अलग। यदि हम अलग अलग करके दे देंगे तो वो कचरा खाद बन जाएगा, जो सूखा है वो रिसाइकिल हो जाएगा, फिर से काम में आ जाएगा।
तो आप उसका सदुपयोग कीजिए। और अनावश्यक, प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अनावश्यक ध्वनि प्रदूषण ना करें। इसलिए बच्चों, आप अपने माता पिता को समझाएं जब आप साथ में रहें गाड़ी पे कि बिना ज़रूरत के शोर ना करें। ऐसे हॉर्न बजाना ठीक नहीं है, हमारे लिए ही हानिकारक है। ठीक है, आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा, पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से देख लें। ये अभ्यास कार्य है, इसको हम ऐसे ही दिखा दे रहे हैं कि सही विकल्प चुनें। आप देख लीजिए, क्योंकि यदि मैं बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इधर छठा और सातवां प्रश्न है। अब हम लघुत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ हमने कॉपी में लिख लिया है, तो आप लोग इसको यहाँ से देख लें। ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है। चिपको आंदोलन क्या है, ये इसका उत्तर। पांचवें प्रश्न का उत्तर अगले पृष्ठ पे है, तो वहां से दिखाते हैं कि शुद्ध वायु में कौन कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में होती हैं। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 1 है। इधर प्रश्न ख का उत्तर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो ख पार्ट है उसका उत्तर है ये। ग पार्ट है, उसका प्रश्न और उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं, उसका उत्तर है। ये घ वाला है, इसमें घ वाला, फिर ङ वाला भी है। विद्यार्थी इसको यहाँ से वीडियो को रोक रोक करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। च वाला देखिए, ठीक है। ये च वाले का आगे का पार्ट है, आधा प्रश्न दूसरे पृष्ठ पे था, आधा दूसरे पृष्ठ पे, तो यहाँ से हम दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये छ वाला है, छ को आप देख लीजिए। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हमने यहाँ कर रखा है, आप लोग इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न दिखाते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका भी हमने कॉपी में कर रखा है, तो वहां से दिखाते हैं। ये आशय स्पष्ट कीजिए, इसका क वाला है, और फिर ये क वाले का आंसर, फिर ये ख वाले का भी आंसर है। तो उसका आशय क्या है, जो आशय स्पष्ट करने के लिए कहा गया है किताब में। ये आशय स्पष्ट कीजिए ग है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है कि सोचिए और बताइए, तो इसका भी क वाला पार्ट जो है उसका प्रश्न और उत्तर यहाँ पे है। कि आगे ख वाला पार्ट है, इसका प्रश्न और उत्तर यहाँ पे है। ठीक है, हम ग वाला अलग से दिखाते हैं। ये ग पार्ट है, सोचिए और बताइएगा। ठीक है, ये उसका आंसर है। अब इधर भाषा बोधन है, तो इसका उच्चारण करना है, तो विद्यार्थी स्वयं करें। पर्यावरण, व्यक्त, जागरूकता, नाइट्रोजन, विषाक्त, विसर्जित, वृक्षारोपण, श्रवण, विश्वव्यापी, औद्योगिकरण। प्रश्न 2 है, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से सीधे बाहर आ जाती है, स्वर कहलाती है। हिंदी में आ को मिलाकर कुल 12 स्वर हैं। आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी से आए शब्दों में होता है, जैसे ऑक्सीजन, हॉर्न, डॉक्टर इत्यादि। आ स्वर युक्त ऐसे 10 शब्द लिखिए। तो मैंने लिख रखे, दिखाते हैं आपको। ये आ स्वर से बने हुए शब्द हैं, ये आपकी बुक में ही है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने अपने मन से ही लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी शब्द युग्मों में योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है डैश का, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, का प्रयोग 2 शब्दों के बीच
और, या अथवा का के स्थान पर भी होता है, जैसे जन धन, पेड़ पौधों, वायु प्रदूषण आदि। तो इस पुस्तक से ऐसे 10 शब्द युग्म ढूंढ करके लिखिए। मैंने यहाँ लिखा हुआ है योजक चिन्ह से बने शब्द, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं और अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है। भाषा बोधन का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदलिए। तो मैंने यहाँ बदल कर लिख लिया है, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। जो शब्द लिखे गए हैं उसमें जो रेखांकित किया गया है उसका आपको लिंग बताना है कि वह कौन सा लिंग है। ठीक है। तो जैसे पानी तो पुल्लिंग है, नालियां स्त्रीलिंग है, वृक्ष पुल्लिंग है और समस्या स्त्रीलिंग है। ठीक है। ये आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा, उसका अर्थ भी और अभ्यास कार्य भी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के